हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम ACCA कोर्स का FR पेपर का एक नया टॉपिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुरू करने वाले हैं बच्चों। हमने अभी तक IAS देखे, कुछ IFRS देखे हैं। बहुत अच्छी अच्छी मतलब बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं उनमें। चीज़ें पढ़ने वाली है, समझने वाली है और इंटरेस्टिंग भी है बच्चों। तो मैं पहले आपको एक्सपेक्ट करूँगा कि आपने वो वाली चीज़ें भी पढ़ ली हैं एक बार। और अब हम आगे शुरू करेंगे अपने एक नए टॉपिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बच्चों। तो बच्चों, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले तो आप कुछ चीज़ें नोट करो बच्चों। IAS 32 गवर्न करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंटेशन को। IFRS 9 गवर्न करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग को। और बच्चों, IFRS 7 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डिस्क्लोजर्स को लेकर बात करता है। तो हमारा IFRS 7 जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डिस्क्लोजर्स को लेकर बात करता है बच्चों। टॉपिक ये सिंपल है, बट कुछ चीज़ें होती हैं सर टॉपिक में जो थोड़ी सी समझने वाली होती हैं। तो आज हम बच्चों मेजरली चीज़ें देखेंगे लॉजिक के साथ और कोशिश करेंगे कि हमारे को हर चीज़ ढंग से समझ आए। तो अब हम सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। तो बच्चों, एनी कॉन्ट्रैक्ट that gives rise to both a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity। तो बच्चों, डेफिनेशन को देखते हैं और समझते हैं ये बोलना क्या चाह रहा है। बच्चों, एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू बोथ अ फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी एंड अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एक कंपनी के लिए, एक एंटिटी के लिए तो फाइनेंशियल एसेट बनेगा और दूसरी एंटिटी के लिए या तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनेगा या वो इक्विटी बन सकता है। सर क्या बोल दिया आपने, हमें तो ये चीज़ समझ नहीं आई। तो कोई बात नहीं बच्चों, इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसका मतलब क्या है। बच्चों, क्रेडिट सेल है, टेल मी, क्रेडिट सेल है और मान लो यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स लिख लो आप और ये लिख लो फाइनेंशियल लाइबिलिटी। बच्चों, क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल में क्या कोई एंटिटी का किसी ने क्रेडिट सेल करी है, एक एंटिटी ने क्रेडिट सेल करी है, तो क्या उसका कोई एसेट बनेगा और क्या उसका कोई पेबल बनेगा। जिस कंपनी ने सेल करी है उसके लिए तो एक रिसीवेबल बुक्स में आ जाएगा, क्रेडिट सेल रिसीवेबल्स आ जाएगा। और जो पार्टी जिसने माल खरीदा है, जिसने गुड्स खरीदे हैं बच्चों, वो क्या उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, उसकी बुक्स में एक पेबल आ जाएगा। बच्चों, रिसीवेबल्स जो है वो हो गया फाइनेंशियल एसेट और पेबल्स हो गया फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अब सर आपने फाइनेंशियल एसेट बोल दिया रिसीवेबल को और पेबल्स को फाइनेंशियल लाइबिलिटी। एसेट लाइबिलिटी तो हमें पता है, बट ये फाइनेंशियल एसेट का क्या मतलब है। तो बच्चों, फाइनेंशियल एसेट का मतलब भी देख लो। फाइनेंशियल एसेट it is a right to receive cash। फाइनेंशियल एसेट कुछ नहीं है बच्चों, इट्स अ राइट टू रिसीव
कैश। और अब आप बोलोगे फिर सर फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है वो भी बता दो, तो वो भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है बच्चों? ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन देनदारी टू पे कैश। और इक्विटी, अगर हम कहें इक्विटी क्या होती है? इक्विटी बच्चों, इक्विटी जो होती है इट इज बेसिकली, अगर आप किसी कंपनी की इक्विटी खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के ओनर, उस कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हैं और आपका उस कंपनी में रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है। आपका उस कंपनी में रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है। अब सर ये रेसिडुअल इंटरेस्ट क्या होता है? रेसिडुअल इंटरेस्ट कुछ नहीं है बच्चों, रेसिडुअल इंटरेस्ट इज सच अ सिंपल थिंग। बच्चों मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले कंपनी ने प्रॉफिट जब कमाए तो सबसे पहले पैसा कौन लेकर जाएगा? भाई सैलरीज वगैरह बढ़ जाएंगी, रेंट बढ़ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले बच्चों जो डेट है, इंटरेस्ट जाएगा, टैक्स वगैरह पे हो जाएगा, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर है उनको चला जाएगा। बच्चों सबसे लास्ट में जो इक्विटी के लिए बचता है वो उसको हम क्या, जो लास्ट में बचता है उसको क्या हम रेसिड्यू भी बोल सकते हैं। तो इट्स अ रेसिडुअल इंटरेस्ट। इक्विटी का हमेशा बच्चों रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है कंपनी में, जो लास्ट में बचेगा वो इक्विटी को मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इट इज अ सिंपल थिंग, इक्विटी इज नथिंग बट रेसिडुअल इंटरेस्ट। तो अब बच्चों हम देखते हैं इसका एक और एग्जांपल, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। बच्चों मुझे बताओ क्या ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनेगा? क्या ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनेगा? इसकी फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। सर फाइनेंशियल एसेट तो है, क्या है? इन्वेस्टमेंट है। किसी के लिए जिसने इन्वेस्टमेंट करी है उसके लिए तो फाइनेंशियल एसेट है भाई, ही हैज अ राइट टू रिसीव कैश। और बच्चों फाइनेंशियल लायबिलिटी तो नहीं है, बट हमने डेफिनेशन में एक और चीज पढ़ी थी, यहाँ पे देखो, और इक्विटी। तो इस वजह से यहाँ पे हमने इक्विटी को इंक्लूड करा और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के दायरे में इसको लिया। तो अब हमारे को इसकी कुछ कुछ बेसिक चीजें, बेसिक एग्जांपल्स और ये सब चीजें समझ आ गई हैं बच्चों। अब हमारा मुद्दा क्या है भाई? हम तो अकाउंटेंट हैं, हमारे को तो मतलब किस बात से? सिर्फ अकाउंटिंग से। तो आ जाते हैं बच्चों अपने ही मुद्दे पे वापस, जो कि है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फॉर फाइनेंशियल एसेट, सॉरी बच्चों, फाइनेंशियल एसेट, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल एसेट। अब अकाउंटिंग करनी है, बट यार एसेट, फाइनेंशियल एसेट क्या है? क्या बच्चों मैं कह सकता हूं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मेरा फाइनेंशियल एसेट है? बिल्कुल है। अभी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? जिसने इन्वेस्टमेंट करी है बच्चों। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, इक्विटी, किसी की इक्विटी शेयर होल्डिंग, आप इक्विटी शेयर्स लेते हो किसी कंपनी के, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आपके लिए एक फाइनेंशियल एसेट है। तो एक तो ये हो गया बच्चों, और दूसरा क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। भाई आपने लोन, जो लोन है उसको लोन दिया, तो लोन अगर आपने किसी को दिया है तो वो भी तो आपका एसेट है। आज आप मानो कि मैं आपके पास आऊँ, मैं कहूँ कि बच्चों मुझे जो है आप 50,000 रुपये का लोन दे दो, तो आप कहोगे सर हम नहीं दे रहे। लेकिन ये तो मजाक हो गया। मान लो कि मैं मेरे को आप बहुत प्यार करते हो, मेरी वीडियोस आपको बहुत पसंद है, और आप बोलते हो सर आपने 50,000 मांगे, आप 1 लाख ले जाओ, लेकिन वापस दे देना। मैंने कहा बच्चों कोई बोलने की बात ही नहीं, पक्का आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो अब आपने मुझे एक लोन दिया है, तो आपको इस पे मैं क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। अब इस पे आप इंटरेस्ट कमाओगे, तो क्या बच्चों ये आपके लिए एसेट है? राइट टू रिसीव कैश। आपको मेरे से पैसा वापस लेने का राइट है। आपने मेरे को लोन दिया है और आपके पास पैसा वापस लेने का राइट है, तो बच्चों दिस इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल एसेट। तो एक तो ये चीज होगी बच्चों। अब हमने ये तो देख लिया कि इसमें चीजें क्या क्या आएंगी हमारे कोर्स के लिए प्राइमरीली। अभी हम बच्चों F7 के पेपर पे फोकस कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या होगा हम वो देख रहे हैं। बट अब अकाउंटिंग करनी है, और बच्चों अकाउंटिंग के लिए क्या जरूरी है? पेन पेपर नहीं, जरूरी है लॉजिक। तो अब हम बात करेंगे लॉजिक। भाई लॉजिक क्या है? हमें तो लॉजिक बताओ।
लॉजिक क्या है। तो बच्चों अब हमारा प्राइमरीली एक चीज अगर आप देखो तो अब हमने फाइनेंशियल एसेट को समझ लिया है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो है हमने एक तरीके से उसको भी समझा है, इक्विटी को समझा, और अब हम अकाउंटिंग फाइनेंशियल एसेट्स की शुरू कर रहे हैं। उसमें हमने देखा क्या दो चीजें हमारे कोर्स के लिए रेलेवेंट है, तो हमने वो देखा, बट अब लॉजिक भी जरूरी है बच्चों। हम कोई भी चीज बच्चों रट्टा लगा के और सिर्फ मेमोराइज करके नहीं करना पसंद करेंगे, हम उसका लॉजिक जरूर समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझा पाऊँ। फिर भी बच्चों अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे को, जैसे आप हमेशा बताते आए हैं अपने डाउट्स, आप मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं बच्चों। अगर मेरा नंबर किसी को नहीं पता तो मेरा नंबर ये है, आप इस पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अब बच्चों सारा ध्यान इधर रखना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है फोकस करना। बच्चों मान लो आपने एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ली, और ये प्रॉपर्टी आपने कोई घर बनाने के लिए, ऑफिस के लिए ली, ये आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ली, मान लो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट पर्पस बच्चों, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक अगर हम समझ रहे हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा एसेट है उसका पर्पस क्या है लेने का, और जो पर्पस है वो ही हमें बताएगा कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो हमारी अकाउंटिंग रहेगी अकाउंटिंग अकाउंटिंग एज पर पर्पस। तो हमारी अकाउंटिंग रहती है बच्चों एज पर पर्पस। तो अब सर पर्पस क्या है बच्चों? तीन चीजें हो सकती हैं, ये लॉजिक दे रहा हूँ अभी, इसमें मैंने कुछ आपको ज्यादा समझाया नहीं है, इट इज जस्ट अ लॉजिक। अभी हम अप्लाई करेंगे अपनी सिचुएशंस में बच्चों इसको। मुझे एक बात बताओ, एक हो सकता है कि मैं इसको ट्रेडिंग करूँ, ये प्रॉपर्टी लेकर ट्रेडिंग करूँ। दूसरा हो सकता है मैं इसको रेंट पे दे दूँ और इससे रेंटल इनफ्लोज कमाऊँ, कैश इनफ्लोज कमाऊँ, रेगुलर कैश इनफ्लोज आएंगे। और एक बच्चों हो सकता है पता ही नहीं, भाई होल्ड कर रहे हैं, रेंट आ रहा है, रेंट आने दो, जब अच्छा दाम लगेगा बेच भी देंगे। तो कोई पर्पस स्पेसिफिक नहीं है, कोई पर्पस सेट नहीं है, तो हम इसको कहते हैं अनसर्टेन। भाई पर्पस अनसर्टेन है, पता ही नहीं है क्या करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ट्रेडिंग में अब मैं आपको समझाता हूँ ट्रेडिंग क्या है। मान लो आपने ये प्रॉपर्टी ली, अब आपने ये प्रॉपर्टी ली इसलिए कि इस पे जैसे कोई कैपिटल गेन होगा, जैसी कोई अप्रिसिएशन होगी, अप्रिसिएशन मतलब बच्चों मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मानो आपने ये प्रॉपर्टी ली 40 करोड़ की, 40 करोड़ की आपने ये प्रॉपर्टी ली, आपने देखा 2 महीने बाद इसका रेट हो गया 42 करोड़, 42 करोड़। हिंदी समझ नहीं आती तो इंग्लिश में भी बता देता हूँ, 40 करोड़ की ली थी और अब रेट हो गया 42 करोड़। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ट्रेडिंग पर्पस के लिए ली है, खरीदी और बेच दी, 2 करोड़ का प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट कहाँ जाना चाहिए? ये आपका प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा, भाई प्रॉफिट पीएनएल में चला जाएगा। तो इसमें हम बच्चों क्या करते हैं, इसमें हमारा मेन पर्पस जो रहता है वो होता है FVTPL। FVTPL सर ये क्या है बच्चों? ये कुछ नहीं है, इट इज फेयर वैल्यू थ्रू पीएन। अब बच्चों एक एग्जांपल समझ लो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो आपने नवंबर के महीने में एक एसेट लिया 100 रुपए। बच्चों अब आपने इस दिन ये सोच के लिया है कि आप इसकी ट्रेडिंग करोगे। आपका ईयर एंड है दिसंबर, 31 दिसंबर के महीने में इसकी वैल्यू हो गई 110। आपने लिया प्रॉपर्टी ट्रेडिंग के लिए, तो हमारा ये जो हमारा जो अकाउंटिंग बॉडी है वो ये बोलती है
हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग के रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो ये बोलते हैं कि इसमें, इस केस में हम ये वाला जो 10 का प्रॉफिट हुआ है ये रियलाइज करेंगे, और ये रियलाइज कहाँ पे करेंगे, इसको हम P&L में रियलाइज करेंगे। तो दिस इज डिफरेंट देन रीवैल्यूएशन। इसमें बच्चों हमने ये प्रॉपर्टी ही ली है, ये प्रॉपर्टी ही हमने इसलिए ली है क्योंकि हमारे को ट्रेडिंग करनी है, बेसिकली हमारा पर्पस है ट्रेड करने का। और अब जो भी हमारा प्रॉफिट होता है ईयर एंड पे, हम इसको बुक वैल्यू पर ले जाते हैं। अब मैं अपनी बुक में इसकी वैल्यू कर दूंगा 110, तो एंट्री क्या पास होगी बच्चों, फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट, फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L 10। बस अब मान लो आपने जनवरी में इसको बेच दिया 105 का, 5 का लॉस, भाई यहाँ पे आपका -5 हो गया, ये आपका इस पीरियड का लॉस हो गया, और 10 आपका इस पीरियड का प्रॉफिट हो गया। तो हमारा IAS, हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS 9 अकाउंटिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग को लीड करता है। तो ये कहता है कि हम इसमें फेयर वैल्यू थ्रू P&L लेंगे, हम इसकी फेयर वैल्यू पर ले आएंगे इस एसेट को थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों। ठीक है, अब सर ये तो समझ आ गया। अब मान लो बच्चों, अब देखते हैं पहले अनसर्टेन, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। तो बच्चों इस केस में हम क्या करेंगे, हम अपनी फेयर वैल्यू FVTOCI, अब ये क्या है सर, तो ये भी कुछ नहीं है बच्चों, दिस इज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो बच्चों इसमें, इस केस में फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारा निकल कर आज हम अपना, मतलब इसमें हमारा बेसिकली जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि अगर हमें पता नहीं है कि हमें ये एसेट का क्या करना है, तो जो भी बच्चों इसमें से आप सीधी सी बात है, जो भी डिविडेंड वगैरह आएगा वो तो आप P&L में डाल दोगे। इन सब के मैं नोट्स लिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, अभी आप समझो चीज को। फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम इस एसेट को ईयर एंड के दिन फेयर वैल्यू पे ले जाएंगे और इसका जो गेन है वो रिकॉर्ड करेंगे थ्रू OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बच्चों। तो ये वाली चीज हो गई। और अब है रेंट, तो बच्चों रेंट को ना हम एक चीज और भी बोल सकते हैं, दिस इज अ कैश फ्लो टेस्ट। एक टेस्ट होता है बच्चों कैश फ्लो टेस्ट। इसमें क्या होता है, कैश फ्लो टेस्ट में क्या होता है और इसका टोटल मतलब क्या है। एक तो बच्चों हम इस एसेट को होल्ड करेंगे मैच्योरिटी तक, हमने ये माना है कि हम इस एसेट को होल्ड करेंगे मैच्योरिटी तक, और इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज आते रहेंगे। बच्चों कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज का क्या मतलब है, भाई आपने अगर प्रॉपर्टी ली है, उसको रेंट पे दिया है, तो भाई आपका जो एसेट है वो आपको रेंट देगा, तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको कैश फ्लोज आते रहेंगे। कैश फ्लोज का मतलब रेंट है, तो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट मिलता रहेगा। तो ये आपका कैश फ्लो टेस्ट हो गया। इस केस में बच्चों हम अपनी कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट को लेते हैं एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। तो ठीक है सर, ये भी हमें समझ आ गई है चीज। अब हमारे को ऊपर से तो समझ आ गया है सर, अभी भी इतना नहीं आया है, बट हाँ ऊपर से तो आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से भी समझा देते हैं। अब यहां से देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी हमारा पहला पार्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। सबसे पहले देखते हैं क्या है, क्या बोलता है, क्या करना है हमारे बच्चों। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में दो केसेस हो सकते हैं।
एक है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है जी, और दूसरा है नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। बच्चों आपने इन्वेस्टमेंट करी है इक्विटी में, आपने एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, तो अब हम अकाउंटिंग किस बेस पे करते हैं, पर्पस के बेस पे। तो अब हमारे को चेक करना है पर्पस क्या है हमारा। पहला हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, बच्चों आपने ये इक्विटी में पैसा इसलिए लगाया क्योंकि आपको इसको खरीदना है, और जैसे ही ये कुछ बढ़ेगा, भाई इक्विटी आपने मान लो 10 रुपए का शेयर खरीदा और ये महीने बाद 12 रुपए का हो गया या 11 रुपए का हो गया, ये जैसे ही बढ़ेगा आप इसको बेच दोगे, तो दिस इज कॉल्ड बच्चों ट्रेडिंग। अब नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अब नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग जो है बच्चों, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ दिस इज द केस ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या इसको मैं अनसर्टेनिटी कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ बच्चों। क्यों कह सकता हूँ यार? अनसर्टेन जो था वो क्या था, हमारे को पता ही नहीं है करना क्या है। भाई पैसा आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, वो तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकी जब बढ़ेगा तब बेच देंगे, लेकिन अभी पता नहीं है कि हमें करना क्या है। तो एक तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और दूसरा नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ये अनसर्टेन हो गया बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग को आप एक चीज और भी कह सकते हो, इंटेंशन टू होल्ड लॉन्ग टर्म, इंटेंशन टू होल्ड लॉन्ग टर्म। भाई नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में आपकी इंटेंशन जो है वो लॉन्ग टर्म की है, और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में आपकी इंटेंशन है शॉर्ट टर्म की। बच्चों अब हम बात करेंगे सबसे पहले अपने इनिशियल मेजरमेंट की, हम इसको इनिशियली कैसे मेजर करेंगे। बच्चों हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में आप फेयर वैल्यू पे इसको मेजर करोगे सबसे पहले, और ऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, all transaction cost will be transferred to P&L। सर ये क्या बोल रहे हो आप? तो मैंने बिल्कुल सही बोला है बच्चों, आपने शेयर लिया है शॉर्ट टर्म के लिए बच्चों, आपने ये शेयर लिया है शॉर्ट टर्म के लिए। अब ये आपका रोज का काम तो है नहीं भाई, शेयर ट्रेडिंग, ये इन्वेस्टमेंट बेचना आपका रोज का काम तो है नहीं। तो इसमें हम सीधी सी चीज ये करते हैं कि अपना जब हमने एसेट लिया तो हम इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो हमने इसके लिए कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करी, बच्चों ट्रांजैक्शन कॉस्ट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप ब्रोकरेज ले सकते हैं। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो तो आपको बच्चों ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है, तो ये ब्रोकरेज जो आपने पे करी, भाई ये ब्रोकरेज को आप उठाओगे और P&L में खर्चा डाल दोगे जब भी आपने इनकर करा। तो ये तो आपकी हो गई इनिशियल मेजरमेंट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग की। अब सर ये बताओ कि अनसर्टेनिटी में क्या होगा? तो बिल्कुल बता देते हैं बच्चों, इस केस में फेयर वैल्यू तो आएगी आएगी, फेयर वैल्यू तो आएगी ही आएगी, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आएगी बच्चों। हमारा IFRS, हमारा IAS कहता है कि इस केस में हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ऐड होगी इनिशियल मेजरमेंट के टाइम पे। बच्चों ऐसा क्यों? भाई ये इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, आपकी बुक्स में एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हुई है, तो आपने उस लॉन्ग टर्म के लिए जो भी पे करा है वो आपका एसेट बनना चाहिए। भाई ये आपके बुक्स में पड़ा रहेगा और आपको लॉन्ग टर्म फायदा देगा, ये आपका शॉर्ट टर्म तो है नहीं। तो इसलिए हम इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी ऐड करते हैं। तो ये तो हो गई बच्चों इनिशियल मेजरमेंट की बात। अब सब्सिक्वेंट की बात कर लें, तो सब्सिक्वेंट भी कर लो सर, बता दो क्या है होगा इसमें भी। तो बच्चों अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट देखते हैं क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं अपना हेल्ड फॉर ट्रेडिंग का। बच्चों भाई आपने शेयर्स ट्रेडिंग के लिए होल्ड कर रखे हैं, तो मुझे इसमें जो हमारा IFRS है, जो हमारा IAS है, वो बोलता है जो भी चेंज होगा, चेंज इन फेयर वैल्यू
विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? सीधी सी बात है, आपको अपने एसेट को ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे लाना है, ठीक है ले आएंगे, बट किसके थ्रू लाना है? आप ट्रेडिंग के लिए होल्ड कर रहे हो, तो हमने अपने ऊपर लॉजिक में भी देखा कि जब हम ट्रेडिंग के लिए होल्ड करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हम रियलाइज कर लेते हैं थ्रू पीएनएल। तो हम बच्चों इसमें अपनी फेयर वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे थ्रू पीएनएल। तो ये हो गई हमारी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अब आप कहोगे सर नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग की भी तो बताओ, तो वो भी बता देते हैं बच्चों। नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में क्या होगा? नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, बस एक ही फर्क आएगा, चेंज इन फेयर वैल्यू विल बी ट्रांसफर्ड टू OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो यहां पे बच्चों जो भी चेंज होगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे थ्रू OCI, मतलब जो भी गेन या लॉस आएगा वो हम OCI में लेकर जाएंगे। इसको हम बच्चों पीएनएल के थ्रू नहीं करते हैं, इसको हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू, चाहे लॉस आए चाहे प्रॉफिट आए, इसको हम लेकर जाएंगे इन OCI। ठीक है जी सर, अब कुछ कुछ बातें तो समझ आ रही है, अब हम रिलेट तो कर पा रहे हैं। तो बच्चों अगर मैं आपको कहूँ तो ये आपका ट्रेडिंग वाला केस था जो हमने लॉजिक में समझा, ये ट्रेडिंग वाला केस था। ट्रेडिंग वाले केस में हमने क्या पढ़ा था? FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू PNL। और ये वाला बच्चों हमारा केस है अनसर्टेन वाला, अनसर्टेनिटी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? FVTOCI। तो यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो जाएगा। हमारा जो चेंज है, चेंज इन हमारी जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में चेंज है वो हम OCI के थ्रू एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों अब हमने ये तो समझ लिया कि मोटी मोटी चीज है क्या। अब मेरे साथ कुछ पॉइंट नोट्स के लिखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अब आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहला, एनी डिविडेंड इनकम, any dividend income will directly go to PNL, will directly go to PNL। तो इस केस में बच्चों कोई भी डिविडेंड इनकम, अगर आप कोई भी डिविडेंड रिसीव करते हो तो वो तो बिना देखे PNL में डाल देना। ठीक है सर, समझ आ गया, ये तो हमें पता ही है, आपने बता के क्या नई बात कर ली बच्चों, पता भी है, बट मेरा फर्ज क्या बनता है आपको हर चीज टाइम पे और सही मोमेंट पे समझाना। तो मैंने ये वाला पॉइंट आपको आई होप मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं सेकंड पर मूव करता हूँ बच्चों ये पॉइंट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये देखना आप, OCI गेन और लॉस which can be reclassified, and gain and loss which cannot be reclassified। समझते हैं बच्चों इसका मतलब क्या है? तो बच्चों गेन और लॉस विच कैन बी रिक्लासिफाइड में सिंपल है, गेन और लॉस आर रूटेड थ्रू PNL टू रिटेन्ड अर्निंग्स। यहाँ पे बच्चों जो भी हमारा गेन लॉस होता है विच कैन बी रिक्लासिफाइड, ये हम रूट करते हैं थ्रू PNL टू रिटेन्ड अर्निंग्स। तो भाई ये वाला गेन और लॉस सबसे पहले जाएगा PNL में और उसके बाद जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में। और बच्चों गेन और लॉस विच कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड, इसमें हमारा सिंपल होगा, गेन और लॉस आर रूटेड
directly to retained earnings. तो बच्चों अब आप ये समझो, जो गेन और लॉस रिक्लासिफाई हो सकते हैं, हमारा आईएफआरएस हमारा आईएएस बोलता है जो भी गेन और लॉस रिक्लासिफाई हो सकते हैं, इसका क्या मतलब है, ये गेन और लॉस सीधा पीएनएल के थ्रू रूट होंगे और फिर जाएंगे रिटेन्ड अर्निंग्स में। बट जो बच्चों गेन और लॉस विच कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड, ये गेन और लॉस डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएंगे बच्चों। तो अब आप समझो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बच्चों गेन और लॉस विच कैन बी रिक्लासिफाइड, ये पीएनएल के थ्रू रूट होगा। पीएनएल होता है बच्चों फेस, और रिटेन्ड अर्निंग्स होता है हमारा सोकी में हम उसको एडजस्टमेंट करते हैं। बच्चों पीएनएल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पीएनएल में फेस होता है, पीएनएल में सारे खर्चे जाते हैं जो शेयर होल्डर को प्राइमरीली सबसे पहले दिखने चाहिए। तो बच्चों ये गेन और लॉस ऐसे गेन और लॉस है जो शेयर होल्डर के लिए डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और गेन और लॉस विच कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड, ये ऐसे लॉस हैं जो दिखाने तो हैं बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको फेस पे दिखाया जाए, बट एडजस्टमेंट करने के लिए हम इसकी एडजस्टमेंट रिटेन्ड अर्निंग्स में करते हैं डायरेक्टली इन सोकी। सोकी इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बच्चों। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सोकी मीन्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब आपके मन में एक आ रहा होगा बच्चों क्वेश्चन कि हमें पता कैसे चलेगा। तो बच्चों वैसे तो आईएएस बताएगा आपको, आईएएस विल टेल which items are reclassified or not। ठीक है बच्चों, एक तो ये हो गया। और दूसरा बच्चों यहाँ पे फेयर वैल्यू चेंजेस। अब आप ये समझो भाई, रिक्लासिफाई होने वाले का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सबसे पहले इसका एग्जांपल भी नोट करो, फॉरेन करेंसी गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। और इसका भी एग्जांपल एक लिख लो, फेयर वैल्यू चेंजेस in equity not held for trading। तो यहाँ पे बच्चों पहले तो हम समझते हैं कि रिक्लासिफाई होने वाले। तो फॉरेन करेंसी गेन और डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, भाई आपने एक फॉरेन ऑपरेशन को डिस्पोज ऑफ करा और उसमें हो सकता है आपको कोई फॉरेन करेंसी का गेन बनाओ, तो ये गेन आप दिखाओगे पीएनएल के फेस पे बच्चों। ये गेन इसको माना गया है आईएएस के द्वारा कि ये गेन शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है जानना ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और बच्चों फेयर वैल्यू चेंजेस इन इक्विटी नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, फेयर वैल्यू चेंजेस इन इक्विटी नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, भाई आपने शेयर एक लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, अब इसमें इसकी फेयर वैल्यू में कोई चेंज आता है, अब उस बात से आपको कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा, बट प्रॉफिट में फर्क जरूर पड़ेगा उसका, इसलिए हम उसके चेंजेस लेंगे। बट थ्रू सोकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम इसको रिटेन्ड अर्निंग में डायरेक्टली रूट करेंगे। और फॉरेन करेंसी गेन और डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, ये एक शेयर होल्डर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए स्ट्रैटेजिक हो सकता है डिसीजन, तो ये हम पीएनएल के फेस पे शो करते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका सेकेंड नोट। थर्ड नोट करो, थर्ड पॉइंट, once election opted once election is opted, it cannot be altered।
तो बच्चों वंस इलेक्शन इज ऑप्टेड इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। ये मेरे साथ समझो क्या है। अगर बच्चों आपने चूज कर लिया कि भाई मैं तो FVTOCI वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं अपने फेयर वैल्यू के गेन्स को OCI के थ्रू रिकॉर्ड करूंगा, तो बच्चों एक बार अगर आपने ये ऑप्शन चुन लिया तो ये इररेवोकेबल ऑप्शन है, ये आप चेंज नहीं कर सकते कि अब आप इसको चेंज करके बाद में PNL में ले आओ। दिस इज एन इररेवोकेबल डिसीजन। ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं इसके साथ। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। बच्चों इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इसमें देखते हैं कि क्या क्या पर्पस हो सकता है। लेट्स सी। पहला है बच्चों हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। भाई आपने ये लिया ट्रेड करने के लिए लिया। ट्रेड का मतलब क्या है, भाई आपने डिबेंचर्स खरीदे, मान लो आपने एक 100 रुपए का डिबेंचर खरीदा और आपका थोड़े टाइम बाद, 1 महीने बाद ही उस डिबेंचर की मार्केट वैल्यू 105 हो गई। भाई ठीक है, बेच दो इसको। अगर आप इसको बेचने के लिए ही खरीद रहे हो कि भाई मेरा जैसे ही मेरा कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, कुछ भी पैसे बढ़ेंगे, मैं इसको बेच दूंगा, तो ये जाएगा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के ऑप्शन में बच्चों। और वहां जाके एक ही ट्रीटमेंट है, FV, बताओ FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू PNL। भाई इसको फेयर वैल्यू तक लेकर जाएंगे बट थ्रू PNL अकाउंट। ठीक है। दूसरा है बच्चों इसमें एक पॉइंट और बच्चों, अगर कोई इंटरेस्ट इनकम होती है तो वो तो ध्यान रखना, वो तो PNL में ही जाएगी। अगर कोई इंटरेस्ट इनकम भी आती है तो वो तो PNL में ही जाएगी। सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं, हेल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज and to sell and cash flows are solely principal and interest। अब बच्चों यहाँ पे देखो, आपका पर्पस सीधा सीधा ये है भाई कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज भी आते रहे और इसको अगर अच्छे दाम में बिक रहा हो, ये डिबेंचर आपका मार्केट में अच्छे दाम पर बिक रहा हो तो बेच भी देंगे। तो क्या बच्चों मैं ये नहीं कह सकता कि ये तो अनसर्टेन वाला केस हो गया। भाई ये तो अनसर्टेन वाला ही केस हो गया ना, पता ही नहीं है एग्जैक्ट करना क्या है, तो अनसर्टेनिटी। इसमें हम क्या करते थे बच्चों, FVTOCI, फेयर वैल्यू तक लेकर जाएंगे बट थ्रू OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों कैश फ्लो टेस्ट हेल्ड टू कलेक्ट contractual cash flow and cash flow are solely responsible are solely for principal and interest। रिस्पॉन्सिबल काट दो बच्चों, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। भाई अब आप देखो, कैश फ्लो टेस्ट हो रहा है। कैश फ्लो टेस्ट तो बच्चों वही था, क्या था, मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, और दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज के लिए। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज तो है बट
और हम इसको मैच्योरिटी तक भी होल्ड करेंगे। तो टेस्ट तो ये फुलफिल हो गया। अब टेस्ट फुलफिल हो गया है तो बच्चों इसकी हमें पता था कि ये हम कैसे करेंगे, तो इसको हम इसकी कॉस्ट मानते हैं एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अब सर ये आप बार बार एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट क्या कर रहे हो, हमें तो समझ नहीं आया ये एमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या है। तो ये भी बच्चों अब हम समझेंगे कि एमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या होती है। तो हेडिंग बनाओ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स एट amortized cost। फाइनेंशियल एसेट्स एट amortized cost। तो अब इसमें कुछ चीजें आती हैं, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, इंटरेस्ट इनकम, पेमेंट रिसीव्ड, बैलेंस। ठीक है जी, बट ये है क्या, ये चार्ट का मतलब क्या है, तो देखते हैं क्या मतलब है बच्चों इसका। पहले तो आप मेरे साथ नोट कर लो, या फिर आप नोट मत करो, पहले मेरे साथ समझो। बच्चों आपने कोई एसेट खरीदा, तो सबसे पहले वो एसेट जो है आप खरीदोगे तो क्या एंट्री पास करोगे, फाइनेंशियल एसेट अकाउंट टू कैश। तो बच्चों बैलेंस बॉट फॉरवर्ड या ओपनिंग बैलेंस कह लो आप, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ओपनिंग बैलेंस, पहला बैलेंस तो ओपनिंग ही हो जाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैश, कैश हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, अब बच्चों इंटरेस्ट इनकम आपने कमाई है, भाई आपने इन्वेस्टमेंट करी है डिवेंचर्स में और आपने एक इंटरेस्ट इनकम कमाई है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इंटरेस्ट इनकम जो आपने कमाई है, ये इसकी एंट्री क्या होगी, ये आपका एक तो एसेट बढ़ा देगा, फाइनेंशियल एसेट में ही इसको ऐड कर देंगे, प्लस एक इंटरेस्ट इनकम टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। इसका क्या मतलब है बच्चों, ये पीएनएल में आपकी इनकम बन जाएगी। बट मुद्दा ये है कि हम इसको लेंगे किस अमाउंट पे, तो बच्चों ये हम लेते हैं इफेक्टिव रेट पे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इनटू बैलेंस बॉट फॉरवर्ड। ठीक है जी। और अब बच्चों पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट मिल गई है तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल एसेट। अब मुद्दा है कि अमाउंट, तो कोई मुद्दा नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल है, कूपन रेट। अभी आप, हो सकता है आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही हो, कूपन रेट क्या है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है, अभी आप थोड़ा सा वेट करो, बस अगला टॉपिक हमारा वही है। बट अभी यहाँ पे बेसिकली मेरा समझाने का मतलब था आपको एंट्री, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले समझाना चाह रहा हूँ कि एंट्री क्या है। एंट्री तो मैंने आपको बता दी। अब सर ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इनटू बीएफ, कूपन रेट इनटू पार वैल्यू, ये क्या चीज है, तो अब ये समझना, ये देखना बच्चों। ये देखो, एक तो बच्चों हो गया आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और एक हो गया बच्चों आपका कूपन रेट। अब समझो ये होता क्या है बच्चों, मुझे एक बात बताओ, आपको आपने एक डिबेंचर लिया, भाई आपने आपने ये सुना है डिबेंचर जो है वो डिस्काउंट पे भी इशू हो जाते हैं और प्रीमियम पे रिडीम हो जाता है।
मानो अभी तो आप सिर्फ सिंपल ये मानो कि भैया आपने एक डिवेंचर लिया डिस्काउंट पे, 100 रुपए का लोन कंपनी ने माना, बट उसके लिए आपसे पैसे लिए 90 रुपए। भाई कंपनी ने माना कि आपने 100 रुपए का हमें लोन दिया है, बट उसके लिए आप पैसे हमें 90 देते, तो कंपनी ने 10 रुपए एक्स्ट्रा मान लिया, मतलब कंपनी आपको 10 रुपए फालतू दे रही है, प्लस और क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। और बच्चों क्या हो सकता है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर कर सकते हो आप इसको, इस एसेट को खरीदने में। तो बच्चों क्या होता है, ये जो रेट होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये एक ऐसा रेट होता है जो हम मतलब जो आपकी इस पूरी ट्रांजैक्शन में इम्प्लिसिट रेट होता है, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। मतलब इस पूरी ट्रांजैक्शन में आप अगर सारी चीजें अकाउंट फॉर करो, जैसे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अगर आपने डिबेंचर इशू करा है एट डिस्काउंट, आपने प्रीमियम पे आप इसको पे आउट करोगे, और इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये चारों चीजें मिला के बच्चों हमारा एक इंटरेस्ट रेट बनता है जो हम IRR कहते हैं। और ये इंटरेस्ट रेट होता है बच्चों जो हम अर्न करते हैं, इसको हम मानते हैं अर्नड। एक्चुअली में बच्चों अर्न तो ये करें, लेकिन इंटरेस्ट जो कंपनी पे आउट कर रही होगी वो इस रेट पे कर रही होगी, कूपन रेट पे। उसको क्या मतलब आपके लिए, क्या क्या नहीं, उसको तो मतलब है भाई हमारे कूपन रेट है 10% इंटरेस्ट है, तो हम तो वही देंगे। और किस अमाउंट पे देंगे, 100 रुपए पे देंगे। आपको 90 में मिला भले, लेकिन हम आपको इंटरेस्ट देंगे 100 पे, पार वैल्यू पे। तो यहाँ पे एट स्टेटेड रेट पे अमाउंट रिसीव होगी। तो बच्चों यहाँ पे मोटा मोटा जो फर्क है ना, वो सिर्फ यही है कि अर्न और रिसीव में एक छोटा सा डिफरेंस आता है। ये अमाउंट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है आपके अर्नड अमाउंट जो आप PNL में दिखाओगे, और रिसीव अमाउंट कौन सी होती है बच्चों, ये आपका कैश फ्लो है जो आपको पैसे इन हुए। तो ठीक है बच्चों, अब इसमें ये समझो इंक्लूड क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें ऐसी इसमें इंक्लूड होती है जिसकी वजह से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट में फर्क आ जाता है। तो बच्चों एक हो सकता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। भाई जब कूपन रेट है वो तो आपको 100 रुपए के हिसाब से देगा, उसको कोई मतलब नहीं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है। तो एक तो हो गई बच्चों ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सेकेंड हो गया इंटरेस्ट पेमेंट, थर्ड हो गया बच्चों एनी डिस्काउंट एट इंसेप्शन, कोई भी डिस्काउंट है अगर। और फोर्थ क्या होगा बच्चों, एनी प्रीमियम पेबल ऑन इंसेप्शन। भाई जो मैंने आपको चीजें बताई वो यहाँ पे लिखी है। तो इसका मतलब क्या है भाई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से आपका जो इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न होगा, भाई कंपनी आपको, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लो, 100 रुपए का डिवेंचर आपने 100 में खरीदा, और आपने 5 रुपए का ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करी, ब्रोकरेज इनकर करी। भाई 100 रुपए का लोन आपको तो 105 का पड़ा, बट आपको इंटरेस्ट किस हिसाब से मिलेगा, 100 के हिसाब से, 105 के हिसाब से तो मिलेगा नहीं। तो इसमें बच्चों आपका जो अर्न इंटरेस्ट रेट होगा वो कम हो जाएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट 105 है, बट इंटरेस्ट 100 रुपए के हिसाब से आ रहा है। दूसरा एग्जांपल बच्चों इंटरेस्ट पेमेंट्स में भी हमारा किस हिसाब से इंटरेस्ट पे हो रहा है, उस वजह से भी हमारा IRR चेंज हो जाता है। फिर कोई डिस्काउंट है इंसेप्शन के टाइम पे, भाई 100 का शेयर, आप 100 का जो आपने डिवेंचर है वो 90 में ले लिया, तो उस केस में आपको एक फायदा मिल गया, आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा 100 के हिसाब से, और आप अमाउंट आपने पे करी है 90। फिर बच्चों एनी प्रीमियम पेबल ऑन इंसेप्शन, तो ये क्या होगा बच्चों, भाई आपने ये जो डिबेंचर्स हैं 100 रुपए के 100 रुपए लिए पार्टी से, कस्टमर्स जो इस डिबेंचर होल्डर्स है 100 रुपए ही उन्होंने पे करे 100 रुपए के डिबेंचर के, बट आपने ये बोला हम एंड में ना आपको इंटरेस्ट तो दे ही रहे हैं, इंटरेस्ट तो आपको साथ साथ दे ही रहे हैं, बट एंड में हम आपको एक और चीज देंगे, क्या, प्रीमियम। हम आपको 100 की जगह 105 रुपए देंगे वापस। तो इस केस में भी बच्चों हमारा जो IRR होता है वो कुछ बढ़ जाता है एक नॉर्मल कूपन रेट से। तो यहाँ पे हमारा मुद्दा क्या है, मुद्दा है अकाउंटिंग करना और सही अकाउंटिंग करना। अब बच्चों हमारे को PNL भी बनाना है और बैलेंस शीट भी। PNL पे बच्चों खर्चा जाना चाहिए अर्न, जो आपने खर्चा अर्न करा है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका जो खर्चा है वो PNL में जाएगा, और ये कूपन रेट वाला खर्चा ये आपके बैलेंस शीट आइटम्स लाइक कैश को और इन सब चीजों को इम्पैक्ट करेगा।
तो बच्चों अब मुझे लगता है मैंने कुछ कुछ चीजें आपको इसमें से क्लियर कर दी है। अब मेरे साथ इसका एक एग्जांपल देखिए। Zebedee company purchases a deep discount bond with a par value of $5 lakh on 1st Jan 20X1 for proceeds of 4,40,000 with the intention of holding it until the redemption value is received। तो ठीक है भाई, इन्होंने ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स खरीदे हैं और इसको ये होल्ड करने की इंटेंशन रखते हैं। तो एंड तक होल्ड करने की रिडेम्पशन है, तो मेच्योरिटी भी हो गई और इंटरेस्ट कमाने के लिए, तो हम ये मान सकते हैं कैश फ्लो टेस्ट तो पूरा हो गया है। तो ठीक है, अब हमें इसका एमोर्टाइज वाला सिस्टम देखना है। एनुअल कूपन पेमेंट्स ऑफ 5% आर पेबल ऑन 31st December। Zebedee company incurred transaction cost of 5867। The bond will be redeemed on 31st December 20X3 at par। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट है बच्चों। The effective interest rate on the bond has been calculated at 9.3%। तो आपको हमारा जो इफेक्टिव रेट है वो भी दे रखा है, कूपन भी दे रखा है, कूपन पेमेंट्स भी आपको 5% दे रखा है और इफेक्टिव दे रखा है 9.3%। तो ठीक है, देखते हैं अब कैसे कैसे करेंगे हम इसको। अब रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज द इंटरेस्ट इनकम बच्चों इन द P&L फॉर द ईयर एंडेड 31st December 20X2। इंटरेस्ट इनकम निकालनी है P&L की, तो अर्नड वाला निकालना है सेकेंड ईयर के लिए भाई, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट जैन से 31st December 20X1 तक फर्स्ट ईयर, और 1st January 20X2 से लेके 31st December 20X2 तक आपका सेकेंड ईयर। तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो अपना वही फॉर्मेट बना लेते हैं, बैलेंस BD प्लस इंटरेस्ट इनकम माइनस पेमेंट इक्वल्स टू बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड। ठीक है जी, देखते हैं बच्चों। मुझे बताओ 5 लाख के आपने खरीदे, 5 लाख की पार वैल्यू के आपने बॉन्ड्स खरीदे, कितनी अमाउंट पे, 4,40,000 पे। तो हमने एंट्री देखी थी फाइनेंशियल एसेट टू कैश, जो हम पे करते हैं वही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने 4,40,000 पे करा, प्लस हमने एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करी है बच्चों। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये बन गया है 4,40,000 प्लस 5,867 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो देख लेते हैं बच्चों क्या अमाउंट बनेगी, 440 प्लस 5,867, तो 445,867 की बच्चों अमाउंट बन गई बैलेंस BD। इसमें आप इंटरेस्ट ऐड कर दोगे, कौन से रेट पे करोगे, इफेक्टिव रेट पे। इफेक्टिव रेट पे आप इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दोगे बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, इफेक्टिव रेट पे इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा, 445,867 इंटू 9.3%। तो ये कितना बनता है, 4,1,466 माइनस पेमेंट्स। अब हम इसमें से पेमेंट्स हटा देंगे, जो भी हमारी पेमेंट्स हैं। तो हमारे को पेमेंट कितनी मिली है, अब वो मिलेगी कूपन रेट के अकॉर्डिंग। कूपन रेट क्या है हमारा 5%, और पार वैल्यू क्या है 5 लाख। वो तो इतना ही मिलेगा भाई, फिक्स है। ये 25,000 हो गया। तो ये अमाउंट कितनी बन गई बच्चों, बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड की 445,867 प्लस 4,1,466 माइनस 25,000। तो ये अमाउंट आपको बन के आ गई 462,333। तो एक तो ये हो गया बच्चों। अब ये आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा, प्लस इंटरेस्ट 462,333 पे 9.3%। तो देखते हैं क्या बनता है अमाउंट। ये बन गया आपका बच्चों 42,997 माइनस वही 25,000, और आपका आंसर आ जाएगा 480,330। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया। बट हमारे को क्या निकालना था, इंटरेस्ट इनकम P&L की सेकेंड ईयर के लिए। तो ये है, ये अर्नड इनकम है आपकी, तो ये आपकी आंसर आ गया। तो ये वाला बच्चों क्वेश्चन हमने देखा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
एन एंटिटी होल्ड्स एन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन अनदर कंपनी, एक एंटिटी जो है वो इन्वेस्टमेंट होल्ड करती है शेयर्स में अनदर कंपनी के, विच कॉस्ट $45,000, तो $45,000 पे कंपनी होल्ड करती है. एट द डेट ऑफ परचेज द इलेक्शन वॉज मेड टू रिकॉर्ड चेंजेस इन वैल्यू इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर दिस एसेट. तो भाई कंपनी ने एक ये ऑप्शन चुन लिया है कि इसका FVTOCI होगा, मतलब फेयर वैल्यू थ्रू OCI हम रिकॉर्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. एट द ईयर एंड देयर वैल्यू हैज रिजन टू $49,000. तो ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा. बच्चों मुझे पहले तो बताओ, जब आपने ये इन्वेस्टमेंट करी तो क्या एंट्री करी होगी. सिंपल है सर, फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट, फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. किस अमाउंट पे करी है बच्चों, 45,000 पे करी सर. ठीक है, 45,000 लिख देता हूँ फिर. अब बच्चों मुझे मेन एंट्री जो हमारा हाउ शुड द इंक्रीज इन द वैल्यू पे काउंटेड फॉर, पहले तो मेरे को इंक्रीज बताओ. तो 49,000 माइनस 45,000 इंक्रीज है, तो इंक्रीज हो गया आपका $4,000 का. अब इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे, OCI में रिकॉर्ड करना है. सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं करना, इट इज जस्ट वेरी सिंपल. आपका एसेट बढ़ जाएगा 4,000 से, तो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट, कितने से, 4,000 से आपका एसेट बढ़ गया 4,000 से, टू OCI. भाई हमारे को अपना, हमने जब एक बार इलेक्शन कर लिया कि हम OCI में ही रिकॉर्ड करेंगे, तो हम अब इररेवोकेबल डिसीजन में इन्वॉल्व है और अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते. तो OCI में इसका गेन चला जाएगा 4,000 का. तो बच्चों होप करता हूं आपको इसमें कुछ कुछ चीजें आप समझ आ रही हो. अच्छा एक चीज और बच्चों, मेरे साथ एक नोट और लिख लो. इन केस ऑफ amortized cost, in case of amortized cost also transaction cost is added in initial measurement. तो यहाँ पे बच्चों आपकी जो amortized कॉस्ट के केस में जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो ऐड हो जाएगी, किसमें, इनिशियल मेजरमेंट करते हुए. वही हमने अपने ऊपर वाले ZBT कंपनी क्वेश्चन में भी देखा है. तो ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. अब देखो बच्चों नेक्स्ट, अब समझो हमने अभी तक एक थोड़ा सा समरी कर देता हूं आपके लिए चीजों को कैसे कैसे देखा है. तो सबसे पहले तो बच्चों ये वाला केस है FVTPL वाला और ये वाला केस है FVTOCI वाला. सबसे पहले देखो इनिशियल मेजरमेंट में हमने क्या करा. भाई इसमें हमने फेयर फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश करा. ठीक है, और एंट्री अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करी होती तो वो कैसे होगी ट्रीट, बताओ मेरे को कैसे ट्रीट होगी. तो यहाँ पे वो कैसे ट्रीट होगी बच्चों, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश. अब इसमें आपका बस डिफरेंस ये है, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में और ये चला जाएगा PNL में. ठीक है, फिर इसकी इनिशियल मेजरमेंट कैसे होगी, तो FA अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. भाई फाइनेंशियल एसेट, अब यहाँ पे एक ही एंट्री क्यों होगी, हमने बच्चों क्या चीज पढ़ी थी FVTOCI में, हम जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी अगर कोई होती है वो भी हम ऐड कर देते हैं अपने फेयर वैल्यू में ही. तो हम इसको अलग से PNL में नहीं लेकर जाते, इसको हम एसेट में ही मान लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा परचेज कॉस्ट
परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दैट्स इट। अब बच्चों आप कहोगे सर ये तो हो गया, अब आगे तो बताओ। तो आगे भी बता देते हैं, आपके लिए और सिंपल कर देते हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के टाइम पे क्या होगा? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के टाइम पे बच्चों एक तो हो सकता है इंक्रीज वैल्यू हो सकती है और एक हो सकता है डिक्रीज इन फेयर वैल्यू। तो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है टू पीएनएल, और अगर जो है गिर जाती है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट अकाउंट। अब बच्चों नेक्स्ट, इंक्रीज और डिक्रीज इन फेयर वैल्यू इन द केस ऑफ एफवीटी ओसीआई। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस पीएनएल की जगह ओसीआई आ जाएगा। तो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू ओसीआई अगर आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाती है, और अगर कम हो जाती है तो एंट्री हो जाएगी ओसीआई अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट अकाउंट। दैट्स इट बच्चों। तो कुछ मुश्किल लगा अभी तक? क्या कुछ ऐसा है जो हम कर ही नहीं सकते या कर नहीं पाएंगे? ऐसा तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हमने पढ़ लिया अभी तक जो हम नहीं कर पाए। आप वैसे ही बहुत होशियार हैं और मेरे को आप पे पूरा भरोसा है, आप ये चीज़ ज़रूर कर लेंगे। अब बच्चों डिस्पोजल के टाइम की बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्पोजल। तो बच्चों डिस्पोजल के टाइम पे कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट अकाउंट, और बच्चों जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी, बैलेंसिंग फिगर विल गो टू पीएनएल। यहां पे बच्चों जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो चली जाएगी पीएनएल में। तो ठीक है जी। और यहाँ पे एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट, और यहाँ पे जो हमारा डिस्पोजल के टाइम पे गेन होगा वो कहाँ जाएगा? ओसीआई जो बोलेगा तो मार पड़ेगी, ओसीआई नहीं होगा बच्चों, ये गेन जाएगा पीएनएल में। हमेशा याद रखना डिस्पोजल के टाइम पे गेन लॉस सब जाएगा सीधा पीएनएल, आपको देखना ही नहीं है मेथड क्या है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर विल गो टू पीएनएल। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे हो गया है, सॉरी ये वाली चीज भी आपने सॉल्व कर ली है बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन देखना मेरे साथ। Grafton Company's draft statement of financial position as at 31st March 2008 shows financial assets at fair value through P&L with a carrying amount of $9.5 million as at 1st April 2007। तो यहाँ पे हमारी कैरिंग अमाउंट 9.5 मिलियन दे रखी है एज ऑन 1st April 2007। ठीक है, फिर और हमारा मेथड जो है वो है, हमारा मेथड है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द फाइनेंशियल एसेट्स आर हेल्ड इन अ फंड हुज वैल्यू चेंजेस डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू अ स्पेसिफाइड मार्केट इंडेक्स। तो भाई मार्केट इंडेक्स की तरह उसकी मार्केट इंडेक्स की वजह से उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चेंज क्या? द रेलेवेंट इंडेक्स वाज 1100 एंड एट 31st March 2008 इट वाज 1187। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, 9.5 मिलियन अगर 1100 है, भाई 1100 1st April के दिन इसकी कैरिंग अमाउंट 9.5 मिलियन है और इंडेक्स है 1100, तो क्या मैं कह सकता हूँ 9.5 मिलियन 1100 है? बिल्कुल। 9.5 मिलियन अगर 1100 है तो 1187 कितना होगा? कैलकुलेट कर लो। ये बनकर आ गया बच्चों आपका 10251,363.6। ठीक है, अब इसमें से आप अगर 9.5 मिलियन माइनस कर दो तो आपकी
जो भी चेंज है वो आ जाएगा, जो भी आपका गेन या लॉस होगा वो आ जाएगा। इसमें से आप 9.5 मिलियन माइनस कर दो। ये आपका आ गया बच्चों आंसर 7,51,000 का गेन। तो ये आपका सेकंड पार्ट आंसर हो गया। इट इज एज सिंपल एज दैट बच्चों, कोई मुश्किल भाई। इंडेक्सेशन इज नॉट नथिंग बट ओनली यूनिटरी मेथड, जो फिफ्थ क्लास का बच्चा भी आराम से कर लेता है। फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा भी बच्चों यूनिटरी मेथड में उसको दिक्कत नहीं आती। तो ये हो गया हमारा। अब हम मूव करेंगे अपने लास्ट आज के टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक का नाम रहेगा अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटीज अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम सिर्फ एक ही टाइप का देखेंगे, कोई अलग अलग टाइप नहीं है। तो मोस्ट फाइनेंशियल लायबिलिटीज, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया इसका पेबल्स, लोन्स, प्रेफरेंस शेयर क्लासिफाइड एज लायबिलिटी। तो बच्चों ये ऐसे करके हम एक ही तरीके की फाइनेंशियल लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इनिशियल मेजरमेंट बच्चों, सबसे पहले तो हम इनिशियल मेजरमेंट ही देखेंगे। तो वो क्या होगा? इनिशियल मेजरमेंट होगा बच्चों फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो सर ये क्या मतलब हुआ, लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्यों हुई? तो बच्चों हमारा जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमने अपनी देखी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी आई है, तो हमने इसको लेस कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको लेस क्यों करा है, इसको लेस करने का पर्पस क्या है? तो इसको बच्चों लेस करने का पर्पस सीधा सीधा यही है कि आपके पास पैसे कितने आए, आपके पास पैसे कितने आए हैं, सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस है इसको लेस करने का। यहाँ पे जब हम इनिशियली मेजर कर रहे हैं तो बच्चों आप खुद सोचो, मान लो आपने एक लोन लिया भाई, मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने एक लोन लिया है बैंक से 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ का मैंने लोन लिया और उसके लिए मेरे को ब्रोकरेज कुछ पे करनी पड़ी। किसको? जो हमारे बीच में लाइजनिंग एजेंट था, जो हमारे बीच में सेटलमेंट करा रहा था लोन की, उसको मैंने कुछ कमीशन पे करी। मान लो ये अमाउंट बनी 1 करोड़, 1 करोड़ की मैंने कमीशन पे करी बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास नेट पैसा कितना है? 999 करोड़। तो बच्चों मैं इनिशियल भी तो इसको यही मेजर करूंगा। मैं इसको ये क्यों मेजर करूंगा कि मेरा जो है वो जो मेरे पास पैसा आया होगा जो इनिशियल, उसको मैं मेजर उसी अमाउंट पे करूंगा, फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो पैसा मेरे पास आया है। तो एक तो चीज ये हो गई बच्चों। दूसरा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट तो ये कैसे होगा? इसमें सिंपल है, ओनली एंड ओनली एक ही ऑप्शन है, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट का ओनली ऑप्शन है आपके पास सब्सिक्वेंटली मेजर करने का इस फाइनेंशियल लायबिलिटी। बच्चों अब हमारा ना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है टुवर्ड्स लायबिलिटी। अब हम उस एंगल से देख रहे हैं कि हमने लोन लिया है, हमारी एंटिटी ने लोन लिया है, तो अब हमारे को बुक में लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसको मेजर भी करना है एट ईयर एंड। तो बच्चों अब फाइनेंशियल लायबिलिटी एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट भी देख लेते हैं कि निकलेगी कैसे।
तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो बच्चों सबसे पहले तो आ गया बैलेंस बीटी। भाई ओपनिंग बैलेंस कह लो, ओपनिंग बैलेंस। तो ये कैसे आएगा, आपको कुछ कैश मिला होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट। ये आपका यहां पे आ जाएगा अमाउंट। इसमें आप प्लस क्या करेंगे बच्चों, फाइनेंस कॉस्ट। अब ये किस पे होगी, तो ये उसी पे होगी हमारे इफेक्टिव रेट पे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इनटू बीटी। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे ही हम इसको मेजर करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे हम इसको मेजर कर देंगे। बट एंट्री बताओ मेरे को। तो बच्चों इसकी एंट्री होगी बहुत 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 सिंपल बट लॉजिकल। बच्चों अब हमारा, अगर मैं कोई फाइनेंस कॉस्ट पे करता हूँ और मान लो अभी मैंने पे नहीं करी है, मैंने अक्रू कर दी उसको, तो मैं एंट्री क्या पास करूँगा, भाई मेरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, मेरी एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, वही मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। और डेबिट क्या होगा, फाइनेंशियल कॉस्ट बच्चों, ये आपका खर्चा बन जाएगा, ये आपका खर्चा बन जाएगा P&L का। तो ये आपकी अमाउंट आ गई। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट किस पे पे करेंगे सर, तो वही वाली अमाउंट पे बच्चों, वही कूपन रेट इनटू पार वैल्यू। बट एंट्री क्या होगी सर, तो वो भी इजी है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटी डेबिट होने का मतलब है लाइबिलिटी हो रही है कम, टू हो जाएगा टू और कैश, भाई हमने ये अमाउंट पे कर दी क्रेडिट। ये आपका इससे निकलकर आंसर आ जाएगा बैलेंस CD, बैलेंस कैरेट डाउन। नेक्स्ट ईयर आप ये डाल दोगे तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आंसर आ जाएगा। भाई बैलेंस शीट में ये वाली अमाउंट आ जाएगी आपकी। तो बच्चों अभी तक आज हम यहीं तक करेंगे, और आज का थोड़ा टॉपिक देखो बच्चों टेक्निकल तो था, आई वुड नॉट से कि ये टेक्निकल नहीं था, बहुत ही ईजी था। चीज़ को थोड़ा सा पढ़ने की दोबारा कोशिश करना, इसमें डाउट्स भी आ सकते हैं आपको, तो आप डाउट्स मेरे से ले सकते हैं। इसको पढ़ने की थोड़ी कोशिश करो और साथ में मैनेज करो कि आपको कैसे कैसे अब आगे बढ़ना है, कैसे कैसे अपने टॉपिक को, अपने पेपर को। मैं तो बच्चों आपकी पूरी हेल्प करूँगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ बिल्कुल। और हमें कैसे अब अपने पेपर को आगे लेकर जाना है, हमें कैसे स्कोर करना है और कैसे पेपर को क्लियर करना है इन अ सिंगल गो। तो मैं आपका सक्सेस पार्टनर आपके साथ खड़ा रहूँगा और आशा करूँगा कि आप भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत और अपनी पूरी ईमानदारी दिखाएंगे। तो बच्चों अब मैं आज के लिए तो आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहिए एंड बढ़ते रहिए।